ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, जस्ट स्टार्ट ही करा था अपन ने गॉस लॉ। और आप लोगों को मैं अभी बोल रहा था कि जो भी अपन लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ा करें उसको घर पे थोड़ा सा एडवांस पढ़ के आ जाओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्लास के बाद तो पढ़ना ही चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग कोई अच्छी थ्योरी की बुक से, रेस्टिंग रिलेटेड टाइप की बुक से करना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते। अब गॉस लॉ हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो क्या होता है गॉस लॉ? गॉस लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस को अपन कई बार गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब होता है वो बिल्कुल क्लोज है, उसके अंदर मैं कोई लिक्विड डाल दूंगा और सरफेस को आड़ा टेढ़ा कैसा भी करूं मैं तो लिक्विड बाहर नहीं आ सकता। देयर इज नो ओपनिंग। एक ऐसी सरफेस है जिसके अंदर बिल्कुल चीज जो है वो बाहर से बिल्कुल सेपरेट हो गई, तो ऐसी सरफेस को क्लोज सरफेस बोलेंगे। जैसे एक कंप्लीट स्फीयर, एग्जांपल के लिए कंप्लीट स्फीयर, एक क्यूब, एक सिलेंडर, ये सब क्लोज सरफेस हो गई। एक कोन, कोन के स्लैंट के साथ नीचे बेस भी लगा दो तो क्लोज हो गया। तो एनीथिंग विच इज पैक्ड इज कॉल्ड क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। Total electric flux by a Gaussian surface, total electric flux by a Gaussian surface is equal to charge enclosed in the surface। अब अंदर कितना चार्ज है वो देखो, बाहर भी चार्ज हो सकता है, तो अंदर कितना चार्ज है वो देखो, Q1 Q2 Q3, मान लीजिए 3 चार्ज अंदर और 2 बाहर है। तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस वाज गॉस लॉ। इसका प्रूफ तो वैसे देख लिया था, लेकिन कई बार स्कूल में इसका प्रूफ आ जाता है, बट प्रूफ बोलते हैं कि गॉस लॉ को प्रूव करिए। तो प्रूफ के लिए आप क्या करना, आप लोग है ना स्फेरिकल सरफेस से प्रूफ कर देना इसका। आप मानना कि एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए क्यू, और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना, एक स्फीयर कंसिडर कर लेना, ठीक है। इस स्फीयर के हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लिख सकते हो। इट शुड बी मैग्नीट्यूड में के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी सरफेस से परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया लेना, छोटा सा सरफेस एरिया को बोल देना डी ए वेक्टर। सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ छोटा सा फ्लक्स जो हो जाएगा वो लिखोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच में एंगल का कॉस। कॉस यहाँ पे आ जाएगा 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस के अलोंग, एरिया वेक्टर भी रेडियस के अलोंग। तो छोटा सा फ्लक्स, अब पूरा फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे। गॉस लॉ में जब इंटीग्रेट करते तो यहाँ पे एक रिंग जैसी बनाते हैं। ये रिंग ये बता रही है कि मेरा जो एरिया है वो कंप्लीट हो रहा है, इट इज क्लोज्ड। तो क्लोज एरिया को समझाने के लिए यहाँ पे अपन रिंग लगाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स डी ए कॉस 0 इज 1। नाउ ऑन द कंप्लीट स्फीयर कहीं पर भी जाके देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कोई बदल नहीं रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो स्फीयर पे चल रहा हूँ, पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस से। तो मैग्नीट्यूड को बाहर ले लो, अंदर इंटीग्रेशन डीए बचेगा सिर्फ। डीए छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड, उसका पूरे स्फीयर पे इंटीग्रेशन विल बी कंप्लीट एरिया ऑफ द स्फीयर एंड दैट विल बी 4 बाय आर स्क्वायर। वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, के की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालो। फिलहाल मैं अभी लिख देता हूँ, फिर बाद में कर देंगे अपन। नीचे हमारे पास आर स्क्वायर लिखा था, तो आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ऐसे स्कूल में ऐसा प्रूव करना, स्फीयर से लेके प्रूव करना, ठीक है। तो स्कूल के लिए प्रूफ कैसा करना है बता दिया मैंने। तो हमने एक स्फीयर से पॉइंट चार्ज का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करा, वो भी आ गया, इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक पॉइंट चार्ज का टोटल फ्लक्स ही है, तो यहाँ से फिर अपन गॉस लॉ बोल सकते हैं कि इट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। चलो ये प्रूफ याद रखना स्कूल के हिसाब से, क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके, फिर अपन गॉस लॉ पढ़ चुके थे, अब गॉस लॉ के एप्लीकेशंस वगैरह पे आ जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में बेसिकली देखो 3 चीजें हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस,
तो गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ आ रहा है चार्ज इनक्लोज, अगर आप फ्लक्स किसी और तरीके से निकाल सकते हो तो चार्ज इनक्लोज ढूंढ सकते हो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ढूंढ सकते हो। तो देयर आर थ्री थिंग्स जो अपन गॉस लॉ का एप्लीकेशन में देखेंगे। पहला देखेंगे फ्लक्स कैलकुलेशन, सेकंड देखेंगे चार्ज इनक्लोज निकालना, किसी एरिया में चार्ज कितना अंदर बंधा हुआ है, और थर्ड देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ये तीन एप्लीकेशन अपन गॉस लॉ के देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट करते हैं पहले फ्लक्स कैलकुलेशन से। एग्जाम्पल वन तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मेरे पास एक स्फीयर है और एक डायपोल अंदर रखा है, उसके इलेक्ट्रिक डायपोल अंदर एक डायपोल रखा है, डायपोल मोमेंट P का, और बाहर एक चार्ज Q रखा है। अंदर एक डायपोल रखा है, डायपोल मोमेंट P का, बाहर एक चार्ज Q रखा है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर? व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्रॉम स्फीयर? स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना है बताओ। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर बताओ। तो दो बच्चों के आंसर आया मेरे पास अभी, वेरी गुड। कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। टोटल फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर पूछा है, एक अंदर डायपोल रखा है, बाहर एक पॉइंट चार्ज Q रखा है। यस, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। आंसर शुड बी 0 बिकॉज अ डायपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो नेट चार्ज 0, बाहर का चार्ज तो बाहर ही था, तो टोटल फ्लक्स अंदर के चार्जेस 0 हो रहे, इसलिए 0 बाय एप्सिलॉन नॉट या 0 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। एग्जांपल 2, मेरे पास एक क्यूब ले लेते, चलो क्यूब वाला क्वेश्चन ले लेते। मेरे पास एक क्यूब है और क्यूब के एकदम सेंटर पे जाके मैंने चार्ज रख दिया। Q is at center of क्यूब। बताओ क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना है? क्यूब की सरफेस से टोटल फ्लक्स पूछूंगा तो क्या जवाब दोगे? जल्दी से बताओ, तो बहुत आसान चीज पूछ रहा हूं मैं। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है ना। टोटल चार्ज इसके अंदर क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा टोटल फ्लक्स, बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि इसके एक फेज से फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू अ फेज, ये बॉटम वाला फेज ऑफ क्यू, एक फेज से फ्लक्स कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। क्योंकि क्यूब सिमेट्रिक है और चार्ज एकदम सेंटर पे रखा है, देखो तो चार्ज की किसी भी सरफेस से बिल्कुल सेम पोजीशन दिख रही है, एकदम आइडेंटिकल है, चार्ज बिल्कुल सेंटर पर है, तो वो बिल्कुल हर फेस के लिए सिमेट्रिक है, तो हर फेस से इक्वल फ्लक्स होना चाहिए। हर फेस से अगर इक्वल फ्लक्स है और टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है और 6 फेसेस से, तो एक फेस से फ्लक्स होना चाहिए था टोटल का 1/6, फ्लक्स टोटल का 1/6, तो ये आंसर होना चाहिए मेरे पास क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास ये जो क्यूब है ना, मैं इसी क्वेश्चन के डायग्राम को चेंज कर दे रहा हूँ, भैया नया बना देता हूँ, लोग चलो नया डायग्राम बना देते, फिर से क्यूब बना रहा हूं मैं, और यहां पर अब चार्ज रख रहा हूं टॉप फेस पे, यहां पे चार्ज रखा है टॉप फेस पे, मैंने ट्यूब के टॉप फेस पे चार्ज रख दिया है, ठीक है, टॉप फेस के एकदम सेंटर पे चार्ज रखा है, टॉप फेस के एकदम सेंटर पे चार्ज रखा है। अब बताओ इस ट्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है? अब बताओ इस ट्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है? टोटल फ्लक्स थ्रू द ट्यूब, चार्ज टॉप फेस के एकदम सेंटर पर है, ध्यान रखिए, जो चार्ज है वो टॉप सरफेस के ठीक सेंटर पर है। चलो कुछ बच्चों का जवाब सही दिख रहा है, कुछ का गलत दिख रहा है। वेदांत गलत है, वैभव गलत है, ईशान सही है,
बहाउद्दीन गलत है, नहीं। गोपाल गलत है, माधव सही है। चलो, कई बच्चों का आंसर सही दिख रहा है, कई का गलत दिख रहा है। अब है ना, ये चार्ज एकदम देखो सेंटर पे रखा है। अब इस क्यूब से फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज कितना अंदर आ रहा है मुझे वो सोचना पड़ेगा। तो एकदम सेंटर पे रखा है और मुझे बोला नहीं कि कितना अंदर है, तो हम मानेंगे सिमेट्रिक सिचुएशन थी। चार्ज आधा अंदर आधा बाहर, आधा अंदर आधा बाहर, तो आप फ्लक्स टोटल बोल सकते हो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज आधा अंदर है। या फिर आप ऐसा इमेजिन करो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इमेजिन करो कि इसको बंद करने के लिए, चार्ज को अंदर बंद करने के लिए मैं क्यूब को कंप्लीट कर देता हूं ऐसा, एक के ऊपर एक क्यूब रख देता हूं, तो अब चार्ज बिल्कुल मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, एकदम सेंटर पे आ गया। मैंने एक और क्यूब इमेजिन करा इस मेरे बॉटम क्यूब के ठीक ऊपर, एक और क्यूब इमेजिन करा, अब मेरा चार्ज बिल्कुल ठीक सेंटर पर है। और ये जो सेंटर पे चार्ज है, क्योंकि वो दोनों क्यूब के लिए सिमेट्रिक है, इसलिए दोनों से इक्वल फ्लक्स बनाएगा, दोनों क्यूब से इक्वल फ्लक्स बनाएगा। और टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होना चाहिए, है ना। तो दो क्यूब से मिलकर जो टोटल फ्लक्स है वो है Q/ε0। तो एक से कितना होगा, उसका हाफ होगा। वैसे भी सोच सकते हो, आ रहा समझ में ये। देखो, जिन जिनके आंसर मैच नहीं हुए थे वो सब समझिए अच्छे से कि क्या करना था। क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे पास एक क्यूब है, और उस क्यूब के ठीक एक कॉर्नर पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, ठीक एक कॉर्नर पे मैंने चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा। क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। ईशान गलत, युवान गलत, सुशांत गलत, यस सम्यक, वेरी गुड। बाकी अभी तक सब गलत दे रहे आंसर। वैभव गलत, आकाश गुप्ता वेरी गुड, कार्तिक गुड, बाकी सबके गलत है। राघव सही है, वेरी गुड। सोहम वेरी गुड, अथर गुड, बहाउद्दीन अब सही है आपका। चलो, तो काफी गलत आंसर आ रहे हैं मेरे पास। वैभव महाजन सही है बेटा, कुशाग्र सही है, विघ्नेश माधव सही है बेटा, अभी शांतनु का भी सही आया। चलो, अब आंसर जो होना चाहिए Q/8 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, Q/8, Q/8। क्योंकि इस चार्ज को पूरी तरह से सेंटर पे लाने के लिए आप अब इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पास है ना 8 क्यूब की एक असेंबली थी, मेरे पास 8 क्यूब की एक असेंबली थी। देखो इस तरह से कोई डायग्राम दिखेगा हमको। देखो कितने क्यूब बनाए अभी मैंने, कितने क्यूब बनाए अगर आप काउंट करो तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और अभी भी एकदम सेंटर पे नहीं आया चार्ज, तो नीचे भी ऐसे ही मैं 8 क्यूब लगा दूं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो चार्ज है वो एकदम सेंटर पे ला सकते हैं अपन। ये अभी हमारा चार्ज एकदम सेंटर पे आ गया, है ना। तो इमेजिन करो कि क्या हुआ है। चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए मैंने एक क्यूब के जैसे 7 और क्यूब लगा दिया आइट साइड में, 3 इसी के प्लेन में और 3 4 ऊपर, तो अब ये एकदम सेंटर पे आ गया। और अब सबके लिए सिमेट्रिक है, हर एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है, हर एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है। तो टोटल 8 क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज दिख रहा है मुझे, और 8 क्यूब से सिमेट्रिक है। टोटल फ्लक्स फ्रॉम 8 क्यूब, फ्लक्स फ्रॉम 8 क्यूब इक्वल टू होना चाहिए Q/ε0। तो 8 क्यूब से फ्लक्स कितना होना चाहिए था, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। समझा रहा है, ये 8 क्यूब के ही कॉर्नर पे चार्ज है, सबसे एक सेम फ्लक्स होगा।
तो 8 इंटू 8 क्यूब से फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर होना चाहिए। समझो, आ रहा है समझ में? सभी बच्चे देखो अच्छे से। फिर अपन सॉलिड एंगल नहीं ले सकते, यशवर्धन पूछ रहा सॉलिड एंगल नहीं ले सकते, ले सकते हो, इसका सॉलिड एंगल अगर निकालते आपको आ जाए तो आप कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैंने जो सॉलिड एंगल आपको पढ़ाया है, मैंने आपको दो ही चीजों को सॉलिड एंगल बताया है अभी तक। एक मैंने बताया आपको कि पूरे कंप्लीट स्फीयर का उसके सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है, और दूसरी चीज बताई थी मैंने आपको कि कोन के वर्टेक्स पे उस कोन के बेस का सॉलिड एंगल कितना होता है। इस क्यूब का यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना होगा ये मैंने बताया नहीं था, बट आप कर सकते हो, बिकॉज ऐसे 8 क्यूब मिलकर पूरा 2 पाई सॉलिड एंगल बनेगा, 4 पाई सॉलिड एंगल बनेगा, तो एक का हो जाएगा 4 पाई बाय 8, दैट इज पाई बाय 2। यहाँ पे जो सरफेसेस है उसका चार्ज पे सॉलिड एंगल पाई बाय 2, तो ऐसा भी सोच सकते हो, बट इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, ये ज्यादा आसान तरीका है। तो समझो कि क्या करा अपन, है ना। अब मेरे पास जो क्यूब था ना, देखो उसके 3 फेस के एकदम कॉर्नर पे चार्ज है, ये जो टॉप फेस के कॉर्नर पे चार्ज है, बैक फेस के कॉर्नर पे चार्ज है, इधर वाली साइड फेस के कॉर्नर पे चार्ज है, और बाकी 3 फेस दूर है थोड़ा। अब ये बताओ, ये वाला जो फेस होगा जो एकदम बॉटम पे, इससे कितना फ्लक्स है, इस बॉटम फेस से फ्लक्स कितना है बताओ। वही वाला क्वेश्चन है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, अब मैंने पूछ लिया कि बॉटम फेस से कितना फ्लक्स है। करो, अंश गलत, सर्वेश सही, रचित वेरी गुड, वैभव गलत, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। अंशुल का सही है, फिर माधव का सही है, जिनके सही है बस उनको मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। सम्यक सही है, ईश्वर्धन सही है, सिद्धेश सही आ रहा है आपका, चलो बहुत तरह तरह के आंसर दिख रहे हैं मुझे। अब आपको ये सोचना है देखो कि ये तो टोटल क्यूब से फ्लक्स आ गया, है ना, ये कितने फेसेस से पास करेगा, ये फ्लक्स कितने फेस से पास कर रहा है। अगर मैं टॉप फेस से पूछता फ्लक्स क्या है, तो क्या जवाब देते, जल्दी से बताओ। टॉप फेस से फ्लक्स क्या जवाब क्या देते, जल्दी से बताओ। इट शुड बी जीरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट शुड बी जीरो, बिकॉज इस चार्ज की जितने भी फील्ड लाइन होगी वो इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल ही होगी, और टॉप फेस का जो नॉर्मल होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो टॉप फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, तो वहां फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स फ्रॉम दिस टॉप फेस इज जीरो, इससे फ्लक्स जीरो है, और इससे फ्लक्स जीरो है ना, तो बिल्कुल सिमेट्री की वजह से ये जो बैक सरफेस है इससे भी फ्लक्स जीरो हो गया, और इधर की साइड सरफेस से भी फ्लक्स जीरो हो गया, बची केवल 3 सरफेसेस, एक तो ये बॉटम वाली, एक ये वाली, और एक इधर फ्रंट वाली, और ये तीनों ही चार्ज से इक्वल सिमेट्रिक है, ये तीनों ही चार्ज से सिमेट्रिक है, तो इन तीनों से इक्वल फ्लक्स जाना चाहिए। तो 3 सरफेस से टोटल फ्लक्स, ये अगर फ्लक्स फाई था, फाई थ्रू द बॉटम फेस, उसको बॉटम फेस बीएफ कुछ भी लिख देता हूँ शॉर्ट में, फाई नॉट बोल देते, तो 3 फाई नॉट इज बिकमिंग टोटल फ्लक्स, this implies that phi naught should be q by 24 epsilon naught। समझ में आ रहा है? क्यूब के पास 6 फेसेस है, 6 में से 3 से चार्ज एकदम उनके कॉर्नर पे रखा है, 3 सरफेस के चार्ज बिल्कुल कॉर्नर पे, तो उन 3 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल, तो 3 से तो फ्लक्स जाएगा ही, और बाकी 3 बिल्कुल सिमेट्रिक है। बाकी जैसे इस सरफेस से देखोगे तो चार्ज इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे, इस सरफेस से देखोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे, बॉटम से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे, तो बाकी 3 से इक्वल फ्लक्स होना चाहिए, तो ये जो टोटल फ्लक्स था ये 3 सरफेस से था, so it should be 3 times flux through each surface, that's why flux through each surface should be q by 24 epsilon naught। समझो अच्छे से। हाँ चलो, हाँ 8 क्यूब वाले डायग्राम से भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, 8 क्यूब वाले डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखो ये 4 सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिक है, ऐसी 4 इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी, आगे भी है, सब तरफ है, 6 सरफेसेस में 4 4 के डिविजन हो रहे हैं,
तो 6 इंटू 24 टोटल सर्फेसेस है यहाँ पर। छोटे छोटे स्क्वायर वाली कितनी सर्फेस है, इससे अगर फ्लक्स फाई नॉट बोला मैंने, तो इससे टोटल फ्लक्स हो जाएगा 6 इंटू 4, और ये होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपना एक सरफेस का जो फ्लक्स होना चाहिए वो हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसे भी सोच सकते थे, ये भी तरीका सोच सकते थे, बिल्कुल सही है समझ में। चलो अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर है क्वेश्चन ये, है ना। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे और वेरिएशन करना है, थोड़ा सा और वेरिएशन कर देता हूं मैं, है ना। तो ये जो अभी लिखा था ये हटा रहा हूं फिलहाल में, मैं थोड़ा सा और वेरिएशन कर रहा हूं। लेट्स से कि जो मैंने चार्ज रखा था ना यहाँ पे, उसको कॉर्नर से मैंने स्लाइटली अंदर शिफ्ट कर दिया, कॉर्नर से स्लाइटली अंदर शिफ्ट कर दिया, कॉर्नर से स्लाइटली अंदर शिफ्ट कर दिया, एकदम बॉडी डायगोनल के अलाउंग उसको मैंने स्लाइटली अंदर शिफ्ट कर दिया, सच दैट द चार्ज इज नाउ कंप्लीटली इनसाइड द क्यूब, पर एकदम कॉर्नर के पास में। यू कैन इमेजिन कि तुम्हारे रूम अगर क्यूब के जैसा है, तो रूम के एक कॉर्नर के बिल्कुल सिमेट्रिक, एक कॉर्नर पे बिल्कुल सिमेट्रिक, थोड़ा सा अंदर रूम के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि क्यूब की सारी सरफेसेस से कितना कितना फ्लक्स है, हर एक सरफेस से फ्लक्स कितना है बताओ, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस बताना है आपको, बताओ। फ्लक्स फ्रॉम ईच सरफेस, हर सरफेस से कितना कितना फ्लक्स है। फ्लक्स तुमको फ्लक्स के लिए नाम दे देता हूं मैं, चार्ज जहां रखा था वो पॉइंट ए है, और मैं पॉइंट्स के नाम लेता हूं तो ताकि सरफेस आराम से बता पाओ। ए बी सी डी टॉप सरफेस बोल देता हूँ, और बॉटम सरफेस बोल देता हूँ ई एफ जी एच। चलो, तो मैंने नाम नाम दे दिए पॉइंट्स के, ताकि आप हर सरफेस को डेजिग्नेट अच्छे से कर पाओ। 3D में करा है सोहम, ठीक है। आप क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है, बट द चार्ज इज स्लाइटली इनसाइड द क्यूब। वो एकदम कॉर्नर पे है बट थोड़ा सा अंदर है क्यूब के, वो थोड़ा सा, मतलब वो आप पूरी तरह से क्यूब के अंदर बांध सकते हो, ठीक है। अब बताओ उसकी हर सरफेस से कितना कितना फ्लक्स है। और ये पुराना लिखा हुआ था, यहाँ से 5 0 है ना, पुराना था। चलो अब हिंट देता हूं मैं आपको, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री तीन सरफेसेस और तीन सरफेसेस के ग्रुप के लिए, तीन सरफेसेस के लिए चार्ज एक जैसा दिखेगा, बची हुई तीन के लिए कुछ अलग तरह से दिखेगा, है ना। तो यहाँ ऑल 6 सरफेसेस डज नॉट हैव सिमेट्री, उनमें तीन तीन के ग्रुप में सिमेट्री दिखेगी। ये हिंट दे दिया आपको। देवेश गलत है। सम्यक, ठीक है।
चलो काफी कुछ बच्चों को सही जवाब दिख रहे हैं, कुछ के गलत भी दिख रहे हैं। बुराउद्दीन गलत है, गोपाल गलत है। अच्छा ये बताओ, जो बॉटम सरफेस है EFGH, उसके लिए जो पिछला क्वेश्चन था और अभी का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या बॉटम सरफेस के लिए? क्योंकि चार्ज तो वेरी नियर टू कॉर्नर ही ना अभी भी। यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको तो वही फ्लक्स मिलना चाहिए ना जिससे पिछले क्वेश्चन में मिला था। इससे जो फ्लक्स होना चाहिए वो तो वही होना चाहिए ना हमारे पास, Q/24 ε0। ऐसे ही ये जो इधर वाली स्पेस है, फेस कौन सा नाम है इसका, BCGF, ये साइड वाला फेस, इससे भी फ्लक्स पिछले क्वेश्चन जैसे होना चाहिए ना। इससे भी तो इसके इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस पे चार्ज है अभी भी, है ना। और वैसे ही हमारे पास एक और फेस दिख रहा है, ये फ्रंट वाला, इससे भी एकदम सेम फ्लक्स ही दिखना चाहिए ना अभी, फ्लक्स थ्रू CDHG, इससे भी वही आना चाहिए जो पिछले क्वेश्चन में था। क्योंकि चार्ज इन तीनों से ही इनके कॉर्नर के परपेंडिकुलर जाकर ए हाइट पर है, लगभग ए हाइट पे, तो ज्यादा चार्ज की लोकेशन चेंज नहीं हुई, इसलिए इन तीन सरफेस से फ्लक्स वही रहेगा तो पिछले क्वेश्चन में था। सही बात है क्या ये? इन तीन सरफेस से तो सिमेट्री से सेम फ्लक्स आ गया। अब ये सोचो कि बचे हुए तीन के लिए भी सिमेट्री है, बचे हुए तीन से भी एक जैसा फ्लक्स होना चाहिए। अगर ये टॉप सरफेस का फ्लक्स, ये टॉप सरफेस का फ्लक्स अगर तुम φ1 बोलो, तो इसके साइड में जो इधर वाली सरफेस है, बैक सरफेस, इसका फ्लक्स भी φ1 होना चाहिए और इधर वाली बैक सरफेस का भी φ1 होना चाहिए। इन तीनों के ये कॉर्नर के पास में चार्ज है, इन तीनों से सिमेट्री है ना। यस। अब टोटल फ्लक्स चेंज हो गया, बिल्कुल सही। अब द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब इज Q/ε0। द टोटल फ्लक्स शुड बी 3 into Q/24 ε0 प्लस 3φ1। ये टोटल फ्लक्स हो गया क्यूब का। तीन सरफेस से इतना है, तीन से इतना है, और टोटल फ्लक्स होना चाहिए था Q/ε0, बिकॉज चार्ज इज नाउ कंप्लीटली इनसाइड द क्यूब। तो बची हुई तीन सरफेस का फ्लक्स तुम आसानी से लिख सकते हो, तो तुम्हारा काम हो गया है। समझ में आ रही बात? यस। युवान बोल रहा है पिछले क्वेश्चन के बिना करे तो क्या करे। पिछले क्वेश्चन के बिना करे तो पिछला क्वेश्चन पहले करके फिर ये करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन के बिना आप इसको सिंपल तरीके से तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, समझिए सब बच्चे अच्छे से। कोई भी इसमें डाउट हो तो पूछिए मेरे से। क्या सबको अच्छे से क्लियर? अगर ये क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरे पास फिर से क्यूब है साइड लेंथ ए का, फिर से क्यूब है साइड लेंथ ए का, और मेरे पास एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये रॉड को मैंने क्यूब के अंदर डाला, तो बताओ क्यूब से मैक्सिमम कितना फ्लक्स आ सकता है? मैक्स पॉसिबल फ्लक्स थ्रू क्यूब, कितना मैक्सिमम फ्लक्स आ सकता है क्यूब से जब मैं रॉड को क्यूब के अंदर डालूंगा? बताओ। रॉड की लेंथ इनफाइनाइट है। बहुत बढ़िया। गोपाल क्या पूछ रहे हो? गोपाल बोल, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या बोलना चाह रहे हो। रॉड को क्यूब के अंदर करने की कोशिश करो, तो मैक्सिमम कितनी लेंथ रॉड के अंदर आ सकती है वो दिमाग लगाओ बस, और मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स क्या आ सकता है वो करो। चलो बहुत बढ़िया। कई बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रॉड की मैक्सिमम लेंथ जो क्यूब के अंदर आ सकती है, वो रॉड को जब बॉडी डायगोनल के अलोंग प्लेस कर दोगे तब होगा। बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर रॉड को प्लेस करोगे तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस, कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये इनफाइनाइट रॉड होगी, ऐसी कुछ दिखेगी। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ के बराबर ही रॉड की लेंथ अंदर आ सकती है। तो अंदर रॉड की लेंथ कितनी आ सकती है? ओनली A√3।
तो लैम्डा इंटू ए रूट 3 केवल यही चार्ज अंदर आ सकता है बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स टू द क्यूब। इस क्यूब से मैक्सिमम फ्लक्स हो सकता है इतना। सर हाँ सर, पर इस केस में भी तो वैसा होगा कि जो कॉर्नर है दो, हाँ सर वहां पे तो चार्ज मतलब डिफरेंट आएगा। मतलब समझा नहीं मैं। सर वहां पे चार्ज के कारण फ्लक्स डिफरेंट आएगा जो दो कॉर्नर्स है। मेरे से पूछा क्या गया है? फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ओके सर। है ना। टोटल फ्लक्स विल बी सब यही आएगा ना, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आई हैव अ सर्कुलर एरिया, एक सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर से r हाइट पर मैंने चार्ज रख दिया q। मेरे पास एक सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर से r हाइट पर मैंने चार्ज रख दिया q। तो बताओ इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स कितना है? फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर एरिया, बताओ इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स कितना जाएगा, बताओ। लगाओ दिमाग, जल्दी से बताओ आंसर। दिमाग लगाओ, आप पे छोड़ा मैंने क्वेश्चन। एक सर्कुलर एरिया रेडियस r का, उसके सेंटर से ठीक r हाइट पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया q। तो बताओ इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स कितना होगा? खुद दिमाग लगाओ, मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा। रचित का जवाब आया मेरे पास, ठीक है रचित। सम्यक का जवाब आ गया। शांतनु, सोहम, वेरी गुड। यशवर्धन ठीक है, दिमाग लगाओ करो। सिद्धेश वेरी गुड। राघव गलत। ईशान सही। देखो ये क्वेश्चन है ना, गॉस लॉ के बाद देने से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। बच्चे इसमें भी गॉस लॉ से सोचते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार इसको मैं कुछ कंप्लीट कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार, ये मैंने आपको कराया है। मैंने एक रिंग का एरिया से एक चार्ज का मैंने आपको फ्लक्स निकलवाया था, याद करो, है ना। तो इसका आंसर आपको पता है। यहाँ पे जो फ्लक्स आता है ना इससे, वो आता था q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 4 पाई। याद करो, ये अपन ने करा है पिछली क्लास में। अब यहाँ पर जो अल्फा एंगल होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये रेडियस भी r है और ये भी r है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। तो बस अल्फा को 45 डालो, तुम्हारा काम हो गया। सो दिस आंसर शुड बी q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 45 डालने पे 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ये आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हर क्वेश्चन में उठा के गॉस लॉ ही लगे ऐसा क्यों सोचते हो? चलो वेरी गुड, है ना। तो अपन को जो चीजें पड़ी हुई वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो गॉस लॉ पे क्वेश्चन सोर्स करेंगे धीरे धीरे। कई क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलेंगे, कई चीजें मिलेगी। अब अपन ने एक एप्लीकेशन गॉस लॉ का पढ़ा, फ्लक्स निकालना, है ना। अब अपन दूसरा एप्लीकेशन पे आते हैं। फ्लक्स निकालने के क्वेश्चन देख लिया अपन ने। अब हम दूसरे एप्लीकेशन पे आते, चार्ज इनक्लोज ढूंढना। सेकंड एप्लीकेशन गॉस लॉ की होती है कि किसी सरफेस में कितना चार्ज है वो ढूंढ सकते हैं, अगर उस सरफेस से पासिंग फ्लक्स निकाल सको, है ना। तो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, टू फाइंड चार्ज इनक्लोज। टू फाइंड चार्ज इनक्लोज, ठीक है। इसके लिए आपको है ना स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी, सरफेस दे दी जाएगी जिससे चार्ज आपको इनक्लोज ढूंढना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू इस तरीके को समझते हैं। तो मैंने क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें कोई पॉइंट है x, y, z। वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है सम कांस्टेंट m टाइम्स r वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
at any point x, y, z is some constant m times r vector. R vector is of course xi plus yj plus zk, ये r vector हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ what will be charge inside and a sphere of radius r, capital R, centered at origin. मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो निकालना है आपको, और स्फीयर की रेडियस r है। करो, स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पर है, करो। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मैंने आपको बता दी, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है। अब आपको बताना है कि एक स्फीयर को अगर इमेजिन करो तो उसके अंदर कितना चार्ज आएगा। करो, चार्ज इनक्लोज निकालिए। 70 का जवाब आ गया, सिद्धेश का भी आ रहा है, वेरी गुड। m इज सम अप्रोप्रिएट कांस्टेंट, है ना। m कोई ऐसा कांस्टेंट है जो प्रॉपर डायमेंशंस वगैरह सब हैंडल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रॉपर बन रही है। समय का भी आ गया, वेरी गुड। माधव, गॉस लॉ वैलिड है? यस, गॉस लॉ से करेंगे अपन। क्वेश्चन ये फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, उसमें एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दी आपको। जनरल पॉइंट जो है x, y, z, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी मैंने। अब आपको एक स्फीयर इमेजिन करना है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और स्फीयर की रेडियस r है, कैपिटल R। उस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, सॉरी, उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, स्फीयर के अंदर कितना टोटल चार्ज इंक्लोज होगा ये बताना है। चलो, अब कई जवाब आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं भी बता देता हूँ आपको। मैं एक स्फीयर इमेजिन करूं, जैसा क्वेश्चन में बोला है करने के लिए, तो वो स्फीयर इमेजिन करते हैं अपन। मान लो ये स्फीयर है ना, इसका सेंटर बिल्कुल ओरिजिन पर है। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। इस स्फीयर का सरफेस पे कोई भी पॉइंट देखूंगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी। इट शुड बी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर, एम आई राइट। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, एम आई राइट। बताओ ये, है ना। चलो, बिकॉज स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पर है और स्फीयर की रेडियस r है, तो उसके सरफेस के हर पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन, वो क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अलोंग रेडियस वेक्टर, जैसा क्वेश्चन में दिया है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग r वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर r वेक्टर के अलोंग होगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट शुड बी m टाइम्स r वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी r। इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो अपना r वेक्टर बनेगा,
सेंटर ऑफ स्फीयर से स्फीयर के किसी पॉइंट तक का, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यही तो रेडियस आर हो रही है, अभी तुमने बताया है ना। तो पूरे स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर लोकेशन पे सेम है, हर लोकेशन पे सेम है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो सेम, इट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर। अब मैं यहाँ पर अगर छोटा सा एरिया कंसीडर करूं, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूं, तो उस एरिया का एरिया वेक्टर भी तो इधर ही आएगा सर, आउटवर्ड नॉर्मल रेडियस के अलोंग ही तो आएगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी तो बाहर ही आएगा। इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का हर जगह एंगल 0 हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर लिखना बहुत आसान है। टोटल फ्लक्स वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, E over the complete sphere and area vector over the complete sphere are always making an angle 0. So magnitude of E which is mr, magnitude of area which is dA, और दोनों के बीच का एंगल हर जगह 0 है। यहाँ देखो ये m और r तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन dA, dA छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आना चाहिए टोटल फ्लक्स, एंड बाय द गॉस लॉ दिस टोटल फ्लक्स शुड बी q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां लगा लो गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए q अपॉन चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो भी स्फीयर के अंदर चार्ज है दैट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट उधर भेज के स्फीयर के अंदर चार्ज है वो मिल जाएगा मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr3, ये होना चाहिए आंसर। स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है देखो हमने बता दिया, आ रहा है समझ में। देखिए सभी बच्चे समझिए अच्छे से कि क्या करा है मैंने स्फीयर जिससे मुझे चार्ज इनक्लोज ढूंढना था, मैंने उससे फ्लक्स निकाल दिया। तो गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस शुड बी चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज हमने बता दिया। चलो समझो अच्छे से, कोई भी इसमें डाउट है तो बताओ मुझे, और ये अगर हो गया है तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में मैंने दे दिया आपको ई नॉट आई कैप, सॉरी ई नॉट एक्स आई कैप, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप। मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ए है, मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ए है, क्यूब कैसा मैंने दिखाया है। बताओ इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज इनसाइड क्यूब बताओ। करो, इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है बताइए। स्फीयर वाला क्वेश्चन आया कि नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दिया बच्चों आपने। आ गया, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। स्फीयर वाला अगर कंप्लीट है, वेरी गुड। तो स्फीयर में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। अथर्व, वेरी गुड, आंसर आ रहे दोनों अथर्व के। समय का भी आ गया। चलो काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन में हमने टोटल फ्लक्स निकाला था, याद करो, ये मैंने आपको शुरू में जब फ्लक्स कैलकुलेशन सिखा रहा था ना, तो मैंने ये करवाया था। इसमें मैंने आपको इस क्यूब के हर सरफेस से फ्लक्स पूछा था, तो क्यूब के हर सरफेस से फ्लक्स आपने निकाला है इस क्वेश्चन में। इसमें 4 सरफेस से तो फ्लक्स 0 आ जाएगा, जो जो सरफेस का नॉर्मल एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है उन सबसे फ्लक्स 0 आ जाएगा, और सबसे बैक सरफेस जो होगी वहां क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। वाईजेड प्लेन में एक्स 0 होता है, यहाँ पर एक्स 0 है तो यहाँ भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। ऑल्दो इस सरफेस का नॉर्मल एक्स एक्सिस के एंटी पैरेलल है, बट फ्लक्स 0 होगा बिकॉज एक्स 0 है। तो केवल एक ही सरफेस से फ्लक्स बच रहा है, केवल फ्रंट सरफेस से। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई नॉट इंटू ए आई कैप, और इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर।
तो डॉट प्रोडक्ट करके आप इस एक सरफेस में फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट ए क्यूब, और बाकी सबसे जीरो है, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया क्यूब का। टोटल फ्लक्स होना चाहिए चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज देखो कितनी आसानी से आ गया, चार्ज इनक्लोज वो आ गया ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, आंसर समझ में। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। चलो मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ चुका था मेरे पास, वेरी गुड, है ना। तो हमने ये समझा देखो इन दो क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें चार्ज इंक्लूज पूछा जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाती है और फिर फ्लक्स आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके, और फिर गॉस लॉ लगा के चार्ज इंक्लूज निकाल सकते हैं। तो पीछे की मेथड समझ में आ रही है इन क्वेश्चंस की? ये क्वेश्चंस क्लियर? अब भले मैं 10 कराऊं सब में होगा यही लॉजिक, सब में होगा बिल्कुल यही लॉजिक, वेरी गुड। चलो अच्छा, चार्ज ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अपन ने फ्लक्स कैलकुलेशन भी पढ़ा था, तो फ्लक्स कैलकुलेशन में मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, तो वो करते हैं अपन। फ्लक्स कैलकुलेशन बाय गॉस लॉ में एक क्वेश्चन और अपना बच रहा है, वो करते हैं अपन, ठीक है। तो मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से मैं कुछ डिस्टेंस पे गया और यहाँ पर एक बहुत लंबी सी मेरे पास स्ट्रिप है, बहुत लंबी सी मेरे पास एक स्ट्रिप है, लाइक दिस इज अ स्ट्रिप, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रिप। इसकी विड्थ बहुत कम है, विड्थ ओनली W है, और ये कितनी डिस्टेंस पे रखी है, तो ये डिस्टेंस कुछ मान लो L डिस्टेंस है, ठीक है, L डिस्टेंस से कुछ मान लो। तो डायग्राम समझो कि क्या हो रहा है। मैं ये डायग्राम 3D में बना रहा हूं, उसको तुम टॉप से देखोगे अगर, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट चार्ज क्यूब उससे L डिस्टेंस पे जाके हमको यहाँ पे स्ट्रिप की साइड लाइन दिखेगी ओनली, विच इज W। टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ऊपर से देखोगे तो चार्ज L ये ऐसा कुछ दिखेगा अपन को, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस इज स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप से फ्लक्स बताना है आपको, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्ट्रिप। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, गॉस लॉ से भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। पहले आप इंटीग्रेशन से ट्राई करो, फिर गॉस लॉ से देख लेंगे अपन। दो तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को हम, इंटीग्रेशन से भी करेंगे फॉर प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेशन, एंड गॉस लॉ से भी करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इंटीग्रेशन से ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है क्या, देयर इज अ पॉइंट चार्ज, उसके सामने पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक लंबी सी स्ट्रिप रखी है, उस स्ट्रिप से कितना फ्लक्स है बताना है। तो हम ये जवाब कैसे दिया आपने, जवाब कैसे आया? सर उस चार्ज को पूरे चारों तरफ से ऐसे इन्फिनिटली रॉन्ग रॉड से घेर दिया। मैंने तो आपको बोला ना इंटीग्रेशन से करना है, मैंने बोला ना अभी कि पहले चीज आपको इंटीग्रेशन से करना है। शांतनु गलत है, देखो हम, मैं बताऊंगा इसको गॉस लॉ से करना, गॉस लॉ से बहुत आसान होता है इसको करना, बट हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करना है इंटीग्रेशन की भी, तो इसको इंटीग्रेशन से करना है अभी फिलहाल आपको, ठीक है। आप लोग शॉर्टकट गॉस लॉ से नहीं करोगे, इसको इंटीग्रेशन से करोगे।
सम्यक, वेरी गुड। सम्यक कैसे करा? राघव चार्ज केवल यहाँ पर है, पॉइंट चार्ज पे चार्ज है और कहीं कोई चार्ज नहीं। सम्यक वो तो ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो मतलब बोल के, बाकी को भी समझ में आए। माइक पे बोल के बता दो कैसे करा, कैसे क्या एलिमेंट लिया, क्या करा। ओके ठीक है। चलो तो मैं बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ स्ट्रिप में कुछ हाइट पे चलते हैं, वाई हाइट पे चलते हैं एग्जांपल के लिए, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट काटते हैं। लेट्स से उसकी जो विड्थ है वो dy है, ये जो विड्थ है वो dy है, ठीक है। तो वाई हाइट पे जाके मैंने dy की एक विड्थ काटी यहाँ पे। अब इस चार्ज से यहाँ को, इस लोकेशन को अगर कनेक्ट करोगे तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पे दिखेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन वो कुछ ऐसे एंगल पे आएगी, ऐसे एंगल पे होगी। और जो हमारा एरिया वेक्टर होगा ना सरफेस का, वो एरिया वेक्टर इधर कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होना चाहिए। ये हमने विड्थ dy ली थी यहाँ पे, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, और एरिया इधर आएगा, तो इनके बीच में कुछ एंगल है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये एंगल वही थीटा रहेगा, जो यहाँ एंगल थीटा आएगा वही यहाँ थीटा आएगा, है ना। ये सेम थीटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी लिख देते हैं। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, k अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस शुड बी L sec थीटा। ये डिस्टेंस लिख सकते हैं अपन L sec थीटा। ये थीटा है, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो ये L का sec थीटा कंपोनेंट होगा, इसका स्क्वायर k/r स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू छोटा सा एरिया, एरिया क्या लिया है मैंने, ये हाइट मैंने dy ली थी, विड्थ w थी, तो w dy, दिस शुड बी एरिया। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एक cos थीटा लगाना चाहिए मुझको। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा, छोटा सा फ्लक्स आया। तो पूरे फ्लक्स के लिए अब इसको इंटीग्रेट करना है। ये समझ में आया अभी तक, छोटा सा फ्लक्स कैसे लिखा है समझ में आया? चलो सर्वेश बोल रहा है यस, वेरी गुड। अगर ये सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब इसमें सारे कांस्टेंट बाहर ले लो, k q नीचे l स्क्वायर ऊपर w, ये सब कांस्टेंट है। k q नीचे l स्क्वायर ऊपर w, ये सब कांस्टेंट है। sec स्क्वायर थीटा ऊपर एक cos थीटा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक cos थीटा बचने वाला है। sec स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। sec स्क्वायर थीटा ऊपर गया, cos स्क्वायर थीटा, अच्छा एक cos थीटा मल्टीप्लाई होकर cos क्यूब थीटा बनेगा, ये cos क्यूब थीटा dy, ये बच रहा है। अब dy को कन्वर्ट कर लो थीटा में, तो ये y l में रिलेशन क्या था, y was l tan थीटा, तो dy हो जाएगा मेरे पास l sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरा d थीटा में आ जाएगा सब कुछ, तो k q ओमेगा k q w by l स्क्वायर cos क्यूब थीटा dy, dy was l sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक l से एक l गया और एक सिर्फ cos थीटा बच रहा है, देखो। तो d फाइ छोटा सा फ्लक्स k q w by l स्क्वायर, l एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक cos थीटा d थीटा बच रहा है। आ रहा है समझ में इतना? हमारे पास सिर्फ एक cos थीटा d थीटा बच गया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स टोटल, वो इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन में कौन सी चीज बदल रही, थीटा, थीटा एकदम ऊपर गए और एकदम नीचे गए, तो -π/2 से +π/2 बदल जाएगा ये, तो ये इंटीग्रेशन होना चाहिए। cos थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो आप, sin थीटा होता है, sin थीटा में π/2 -π/2 डाल दोगे तो 2 आ जाएगा लिमिट डाल के, है ना। तो ये आने वाला है मेरे पास 2kq ओमेगा बाय l, k की वैल्यू डाल दो 1/4πε0, तो आ जाएगा मेरे पास q ओमेगा बाय 2πε0 l। देखो ये आंसर आ रहा है मेरे पास फाइनल, आ रहा है क्या समझ में? गगनदीप डीए समझ में आया? ये जो डीए है
ये इसकी हाइट dy थी स्ट्रिप की और ये विड्थ w थी, तो dA होगा w dy, रेक्टेंगल जैसा एरिया। चलो सभी बच्चे देख लीजिए, कोई डाउट? इंटीग्रेशन का तरीका समझा अपन ने, बहुत बढ़िया है ना। अब इंटीग्रेशन आ गया है तो अब दूसरा तरीका भी देखते हैं। तो किसी बच्चे ने बताया था शायद मुझे आंसर किसी तरीके से, कैन यू एक्सप्लेन? शायद सोहम था। सर वो इन्फिनिटली रॉड ऐसे बहुत सारे ले लिए, उसको पूरे को कवर कर दिया चारों तरफ से। अच्छा, जैसे मैं बताता हूँ बच्चों को डायग्राम से, ये हमारा पॉइंट चार्ज बीच में था, इस पॉइंट चार्ज को पूरा इंक्लोज करो तो ये सब इनफाइनाइट स्ट्रिप्स है। तो ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स को साइड बाय साइड अगर अरेंज करते जाऊंगा तो मैं कंप्लीट सिलेंडर बना सकता हूँ। टॉप से ऐसा दिखेगा कुछ, ये एक स्ट्रिप थी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप लगा दी मैंने, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप लगाते गया, तो मैं स्ट्रिप लगाते पूरा सिलेंडर बना सकता हूँ ना, है ना। 3D में दिखा होगा यहाँ, तो मैं एक ऐसा सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी स्ट्रिप से। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिप अरेंज हो जाएगी इसके अंदर, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप लगा के अपन ऐसा पूरा सिलेंडर बना रहे हैं। तो बना सकते हैं ना ऐसा, बहुत सारी ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स को अरेंज करके एक कंप्लीट सिलेंडर बना सकते हैं ना। ये चीज समझ में आई? अगर मैं ऐसी पतली पतली स्ट्रिप को ऐसे साइड अरेंज कर दूंगा तो मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर बन जाएगा और चार्ज बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर की लेंथ क्योंकि इंफिनिटी है, ये साइड क्योंकि इंफिनिटी पे जा रही है, तो ये जो फ्लैट सरफेस होगी ना, इनका फ्लक्स 0 होगा। मैं सिलेंडर को बंद करने की कोशिश करूं, अगर मैं ऊपर नीचे इसमें ना प्लेन सरफेसेस मान लूं, उन प्लेन सरफेस में फ्लक्स 0 है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी पर है, तो पॉइंट चार्ज की वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो फ्रॉम द प्लेन सरफेस फ्लक्स इज 0। जो भी फ्लक्स है वो कर्व सरफेस से जा रहा है। द टोटल फ्लक्स बाय दिस कर्व सरफेस, द टोटल फ्लक्स बाय कर्व सरफेस, वो होना चाहिए मेरे पास चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व सरफेस का टोटल एंगल सेंटर पे जो बनता है वो 2 पाई होता है, और एक स्ट्रिप का एंगल कितना बन रहा था, ये लेंथ अगर W थी और ये लेंथ L थी, तो दिस एंगल थीटा वाज W बाय L, और यहाँ पूरा एंगल बनता है यहाँ पे 2 पाई। तो इन 2 पाई एंगल जो स्ट्रिप सारी है उनसे फ्लक्स जा रहा है Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एंगल में टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो एक यूनिट एंगल में फ्लक्स कितना होगा, इन यूनिट एंगल फ्लक्स होना चाहिए Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब L बाय ओमेगा एंगल में कितना हो जाएगा, सॉरी ओमेगा बाय L एंगल में कितना हो जाएगा, इन ओमेगा बाय L एंगल फ्लक्स होना चाहिए Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा बाय। देखो यही आंसर है हमारे पास यहाँ, है ना। समझो कि क्या करा है, ये बहुत सारी स्ट्रिप थी, ये सारी स्ट्रिप्स मिलकर सेंटर पे चार्ज को इंक्लोज कर दे रही है। अब चार्ज से जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो केवल कर्व सरफेस से जा रहा है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेसेस इंफिनिटी पे है तो उनसे तो फ्लक्स जाएगा नहीं। नाउ टोटल फ्लक्स बाय द चार्ज शुड बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज पासिंग थ्रू ऑल द स्ट्रिप्स। तो सारी स्ट्रिप्स का मिलके फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, हर स्ट्रिप सेंटर पे एंगल इक्वल बना रही है L बाय ओमेगा, तो टोटल फ्लक्स इन 2 पाई एंगल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंगल में Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा बाय L एंगल में इतना फ्लक्स। तो गॉस लॉ से समझो आ रहा है कि नहीं अपन को? सर मेरा मेथड तो सेम है, लेकिन लास्ट में आपने जो एंगल से किया है उसको डायरेक्ट यूनिटी मेथड लेंथ पे लगा के भी कर सकते हैं, W/2 पाई L। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, है ना। यूनिटरी मेथड रेडियस में भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा, है ना। चलो समझ में आया सबको, बाकी को? बहुत बढ़िया, चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। तो ये लॉजिक याद रखना बच्चों, इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे। आईआईटी ने इसी लॉजिक की, मतलब जो हमको सिस्टम दिया है उसको पूरा इंक्लोज कर लो, इसी लॉजिक पे कई क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो लॉजिक अच्छे से आना चाहिए अपन को। ओके, अगर ये लॉजिक क्लियर है तो फ्लक्स कैलकुलेशन बाय गॉस लॉ से अपन ने
एक और एग्जांपल देखा। नौ, हमने गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन सीख लिया अभी तक, फ्लक्स कैलकुलेशंस और चार्ज इनक्लोज निकालना। अब तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन उस पे आते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ऑफ कोर्स हर किसी केस के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, सिमेट्रिक केसेस की निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका रिस्ट्रिक्शन है कि ओनली सिमेट्रिक केसेस, सिर्फ सिमेट्रिक केसेस की ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल पाएंगे। कुछ क्योंकि हमें ना ऐसी चीजें एज्यूम करेंगे जो सिमेट्री में ही अपन कर सकते हैं, हर किसी केस में कर नहीं सकते। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हर किसी केस का पॉसिबल नहीं है, कुछ फ्यू केसेस का ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन वो फ्यू केसेस इतने अच्छे हैं कि हमें काफी हेल्प मिल जाती है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं पहला क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रोसेस सीखो, प्रोसेस समझने के लिए पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन उसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्रॉपर्ली आपको पहला क्वेश्चन समझना है। हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय गॉस लॉ। एग्जांपल 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। ऑलरेडी आती है ना, लेकिन फिर भी मैं निकलवा रहा हूं। रीजन क्या है? ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की प्रोसेस क्या होती है यूजिंग गॉस लॉ। सर, हाँ बोलिए। सर आपका सिमेट्रिक केसेस के मतलब ज्योमेट्री सिमेट्रिक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बोलो, समझ नहीं आया। सर आपने जो बोला सिमेट्रिक केसेस है, तो हाँ, उसका मतलब ज्योमेट्री सिमेट्रिक होना चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्री दोनों से मेरा मतलब है, मतलब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालना चाहता हूँ, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। चलो, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ये निकालते हैं सबसे पहले। तो मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था Q, पॉइंट चार्ज रखा हुआ था Q, उसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। अब प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देना है कि क्या कर रहा हूँ। मान लेते हैं इस चार्ज से किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज से r डिस्टेंस पे हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं इस पॉइंट पे। इमेजिन करो ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी इन मैग्नीट्यूड जो इस लोकेशन पर है। इस लोकेशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए E है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एट P। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे सारे पॉइंट जहां पर सेम मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? बताओ। गोपाल बोल रहा है यस। वैभव सही है, बिल्कुल सही वैभव। कुछ वेरी गुड, यस। तो सभी बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं वी कैन इमेजिन अ स्फीयर, वी कैन इमेजिन अ स्फीयर सेंटर्ड एट चार्ज। एम आई राइट? आप स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं सेंटर्ड एट चार्ज। चार्ज को सेंटर लेते हुए अगर मैं स्फीयर बना दूं तो उस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। चार्ज को सेंटर पे लेके स्फीयर बना दूं तो स्फीयर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? चलो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? क्यों लग रहा है ऐसा, बताओ। क्या लॉजिक से आप बोल रहे हो कि स्फीयर होना चाहिए? सिमेट्री, बहुत बढ़िया। आर इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, तो सिमेट्री। पॉइंट चार्ज से इस स्फीयर के सारे पॉइंट बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। पॉइंट चार्ज से इस स्फीयर के सारे पॉइंट, स्फीयर की सरफेस पे प्रेजेंट हर पॉइंट पॉइंट चार्ज से बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है। तो उनपे कोई रीजन ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो। इस पूरे स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए ड्यू टू लॉजिक ऑफ सिमेट्री। नाउ व्हाट शुड बी डायरेक्शन? अभी अपन ने बात करी मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने ये समझ लिया ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फीयर इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। अब ये बताओ डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बच्चे बोल रहे रेडियल।
क्यू, रेडियल क्यू, रेडियल क्यू, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक दो, मतलब रेडियल ही क्यों मानूं मैं? क्यू एट सेंटर है, हाँ, तो हमें पता नहीं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये मत पहले आपको ऑलरेडी पता है पॉइंट कितनी होती है, और वहां का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाना है। आप जो भी मुझे रिप्लाई दोगे वो प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, ये हमें पता ही नहीं है सर। सारे पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो रेडियल सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, मुझे सिमेट्री से कुछ लॉजिक दो ना यार, मतलब कोई ऐसा लॉजिक दो जो मैं मान पाऊं, मतलब मुझे पता नहीं कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक कैसी होती है, अब बताओ कि कैसे करूं। बुराउद्दीन मुझे ये डेफिनेशन पता ही नहीं है। अब सर सिमेट्रिक नहीं होगा तो किसी एक डायरेक्शन में होगा, किसी एक डायरेक्शन में होगा तो किसी दूसरे पॉइंट के लिए अपोजिट होगा, तो ये हो नहीं सकता है सिमेट्रिक की वजह से। हाँ, ये थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। ये जो अच्छा, सरफेस मान लीजिए वो थीटा एंगल बना रहा है, तो एक पॉइंट के लिए वो थीटा होगा, एक के लिए 180 माइनस थीटा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए एक्स। अच्छा, जैसे क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर थीटा एंगल पर है ना, तो आपका कहना है कि यहाँ अगर थीटा एंगल है तो दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर क्या हो जाएगी, वहीं पे नहीं नहीं सही है, सही वही बोल रहा हूँ, पीछे पीछे। चलो ये लॉजिक कुछ सही है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसे। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल से थीटा एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल से थीटा एंगल पर, ऐसा मान लिया, तो वाई इस डायरेक्शन में थीटा, वाई नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमेट्री से अगर तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है ऊपर की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर ही क्यों, नीचे क्यों नहीं, वाई नॉट डाउनवर्ड थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। मतलब ऐसा क्योंकि रेडियल से ऊपर की तरफ थीटा, नीचे की तरफ थीटा भी तो हो सकता है, हाँ है ना। सो देर इज नो लॉजिक जिससे अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ही थीटा पे होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ऊपर की तरफ थीटा पर है तो नीचे भी थीटा पे इक्वली पॉसिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वली पॉसिबल है, तो दोनों के एडिशन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, दोनों के एडिशन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, दोनों इक्वली पॉसिबल है तो नेट फील्ड इधर ही होना चाहिए, मतलब ये दोनों ही हट जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी केवल रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री में कोई बच्चा ये भी बोल सकता था कि टेंजेंशियल भी हो सकती है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल, कोई ऐसा बोल सकता मुझे कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, ठीक है, तो टेंजेंशियल भी मेरा, दो डायरेक्शन, हाँ टेंजेंट भी मेरा फिर वही क्वेश्चन हो जाता है कि टेंजेंट की कौन सी डायरेक्शन, टेंजेंट तो स्फीयर के किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, स्फीयर के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, स्फीयर 3D में इमेजिन हो, 3D में होता है ना, इमेजिन करो 3D सरफेस है, ये रेडियस की डायरेक्शन, तो टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल है, तो टेंजेंट में फिर अगेन वो इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत बहुत दिक्कत आ रही है हमको, नहीं समझ में आ रहा कि टेंजेंट कैसे हो रही है, सिमेट्री से हम बोल ही नहीं पा रहे कि टेंजेंट में पॉसिबल भी है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी रेडियल बाय सिमेट्री। नाउ इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द रेडियल डायरेक्शन ओनली, और मुझे पता नहीं अंदर या बाहर, मैंने फिलहाल मान लिया बाहर की तरफ है, मुझे पता नहीं है कि अंदर या बाहर है, वी डोंट नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड, ऐसे रैंडमली मैंने मान लिया बाहर की तरफ है, ठीक है। सर हाँ बोलो। ऐसा, सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि वहां पे अगर टेस्ट चार्ज छोड़ दिया तो वो रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा या इनवर्ड जाएगा। हाँ, ये पता ही नहीं ना मुझे, मुझे कुलॉम्स लॉ ही नहीं पता, कुलॉम लॉ पता होता तो मैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं लिख देता, यस सर। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि चार्ज किधर जाएगा। चलो ओके, तो सारे लॉजिक और सारी चीजों के मद्देनजर ये हमको समझ में आया कि इस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड
एंड सेम डायरेक्शन सेम मतलब कि सिमिलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन शुड बी अलोंग आर वेक्टर। हर जगह हमको समझ में आया कि किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वहां पे आर वेक्टर के अलोंग होगी, हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर के अलोंग होगी। और फिलहाल मुझे ये पता नहीं कि इनसाइड है कि आउटसाइड है, मैंने ऐसे रैंडमली मान लिया कि आउटसाइड है, ये मुझे नहीं पता इनसाइड क्या आउटसाइड, ऐसे रैंडमली बोल दिया मैंने आउटसाइड है। ठीक है, डायरेक्शन हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे राइट। चलो यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर, सारे लॉजिक क्लियर। सब ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ओके वेरी गुड। अब अपन गॉस लॉ लगा देते। गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकाल सकते। देखो ये जो छोटा सा एरिया वेक्टर होगा यहाँ पर, इसका नॉर्मल भी बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, फिलहाल मैंने ऐसा माना है बाहर की तरफ है। तो यहाँ से जो छोटा सा फ्लक्स होना चाहिए वो होना चाहिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ई और डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो अंदर कॉस 0 आ जाएगा। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो ई है वो तो बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो ई, क्योंकि अभी सिमेट्री से आपने कहा था कि ऑन द कंप्लीट स्फीयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द एरिया वेक्टर। तो ये थीटा भी हमेशा 0 है, तो ये हमेशा 1 हो गया और ई मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पूरे स्फीयर पे, तो उससे मैंने बाहर ले लिया। अब बचा इंटीग्रेशन डी ए। व्हाट इज डी ए? छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन पूरे स्फीयर का एरिया। तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है e into 4 by r square, r स्मॉल r लिया था मैंने, तो ये मिल रहा है मुझे इंटीग्रेशन। क्या ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने फ्लक्स निकाल लिया विदाउट नोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं मुझे और मैंने फ्लक्स लिख दिया। क्यों लिख पाया? क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस ही ऐसी ली है, मैंने गॉसियन सरफेस ऐसी ली है जिसमें सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम, तो उसे बाहर निकाल दिया। ये समझ में आया? सबको इतना क्लियर? चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है यस, ओके वेरी गुड। अब गॉस लॉ लगा दो। नाउ बाय गॉस लॉ, अब गॉस लॉ लगा देते हैं। तो गॉस लॉ बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, टोटल फ्लक्स वो होना चाहिए चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या दिखता है? प्लस क्यू, तो ये होना चाहिए प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फ्लक्स हमने अभी निकाला, इट इज क्यू ई इंटू 4 बाय आर स्क्वायर, ये होना चाहिए प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए क्यू अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट को अगर के बोल दो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। So this should be the magnitude of electric field over the surface of sphere. स्फीयर की सरफेस पे किसी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ये है, तो डायरेक्शन अपन ने डिसाइड करी थी और अपना आंसर प्लस में आ गया, प्लस में आ गया। फ्लक्स वाज आल्सो पॉजिटिव और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये सब सॉल्व करके प्लस में आ गया। तो हमने जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी है वो भी सही है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मानी है वो भी सही है। यस, और एक्चुअली हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो कूलॉम्स लॉ डिराइव कर दिया, यूजिंग गॉस लॉ हमने कूलॉम्स लॉ डिराइव कर दिया। ठीक है, मेरे पास आ रहा है कि पहले कौन सा लॉ आया है। पहले तो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली आया था, वो किसी ने डिराइव नहीं करा था, कूलॉम ने एक्सपेरिमेंट से बताया था। ठीक है, एम्पिरिकली डेवलप्ड फॉर्मूला है कूलॉम्स लॉ, उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो ये समझ में आया? पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी अपन ने। कैसे लॉजिक लिए, क्या करा हमने? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी। मैं शॉर्ट में रिकैप करता हूँ करा क्या हमने सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करी। हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से इमेजिन करी कि उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मैग्नीट्यूड में सेम दिख जाए, या कुछ तो सिमेट्री से मैं कह पाऊँ कुछ। तो सिमेट्री से मैं बोल पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर पे हर जगह एक मैग्नीट्यूड की है, सेम मैग्नीट्यूड की है, और हर जगह डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, ऐसा मैंने मान लिया।
ठीक है। और फिर मैंने इससे फ्लक्स निकाल लिया, मेरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया कैलकुलेशन करके। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री की वजह से मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट थी, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, तो फ्लक्स में निकाल पाया विदाउट नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के टर्म में मैंने फ्लक्स निकाला, फिर गॉस लॉ लगा दिया, फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उससे फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल पाया। तो प्रोसेस समझ में आ गई अच्छे से। चलो, इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब हम कई सारे केसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो एक तो पॉइंट चार्ज की डिराइव करी, अब मैं स्ट्रेट रॉड की भी डिराइव कराऊंगा, ऑल्दो आपका आती है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए उसको करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे भी केसेस करेंगे जो आपको नहीं आते, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को अब क्या करना है, जो स्कूल लेवल की बुक्स है उन सब से आपको जितने भी डेरिवेशन दिखे वो सब देख कर आना है। सारे डेरिवेशन अच्छे से आने चाहिए, सब डेरिवेशन अच्छे से पढ़ कर आना है, ठीक है। रेस्टिंग हेलिडे, बीएम शर्मा, जो भी आपके पास किताब में डेरिवेशन देखने को मिले वो करो, है ना। तो बीएम शर्मा केसीए थ्योरी के लिए वो भी कर सकते हो, पर थ्योरी सेकंड लेवल पे आईआईटी की किताबों से करा करो यार। फर्स्ट लेवल तो एक अच्छी थ्योरी वाली बुक से करा करो, ऐसी बुक जिसमें थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईआईटी, फिजिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईआईटी। भाई डीसी पांडे, बीएम शर्मा, ये सब क्या है ना, ये फिजिक्स नहीं पढ़ाती, ये आईआईटी के लिए फिजिक्स पढ़ाती है। रेस्टिंग हेलिडे फिजिक्स पढ़ाती है, तो पहली प्रायोरिटी पहली किताब ऐसी जो फिजिक्स पढ़ाती हो, जैसे एनसीईआरटी या रेस्टिंग हेलिडे प्रिफर करो, ठीक है। एंड सेकेंड लेवल पे फिर आईआईटी वाली बुक पे आ जाना। एचसीवी की थ्योरी बहुत शॉर्ट में बच्चों, तो एचसीवी की थ्योरी फर्स्ट लेवल पे दिक्कत देगी, सेकंड लेवल पे फिर आप एचसीवी कर सकते हो, एचसीवी, बीएम शर्मा, जो डीसी पांडे जो अच्छा लगे आपको, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है आपको बताया मैंने, करके आइए। गॉस लॉ से अपन कई सारे डेरिवेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज जो भी करा है वो अच्छे से देखना। फ्लक्स कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं वो करना। तो कुछ क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स के हो जाएंगे आपके। आपने डायपोल का बिगिनर बॉक्स आई होप कि कर लिया है। अब आप नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स देखिएगा, गॉस लॉ पे बेस्ड है, तो वो पूरा हो जाएगा, एक बिगिनर बॉक्स पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ चलो, तो ये होमवर्क है। बाय, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सबको, टेक केयर।